एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रिलोकेशन टीम के लोग घर घर जाकर नाप तोल कर रहे थे और कंपनसेशन के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, पर मैंने 3 महीने वेट किया। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। बाद में मुझे पता चला प्लानिंग मैप पर मेरी फैमिली की जमीन को जानबूझकर रेड लाइन से बाहर रखा गया था, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं टाउन गवर्नमेंट के पास गया। मुझे वहाँ जवाब मिला कि प्लान सेट हो चुका है, इसका कोई रास्ता नहीं है। मेरे पड़ोसियों ने ये देखा और मेरा मजाक उड़ाया। चलो यही होना था, जिंदगी भर अपने इस टूटे फूटे घर में फंसे रहो। मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। इसकी बजाय मैंने अपनी आधी जिंदगी की बची हुई सारी सेविंग्स निकाली और लोन लेकर किसी तरह 1 करोड़ जमा किए। 6 महीने बाद वो पुराना घर एक 10 मंजिला बिल्डिंग बन गया। मैंने वहाँ एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था क्लाउड होटल। एंट्रेंस पर लगा नोटिस, नॉन गेस्ट की एंट्री मना है। मेरी बिल्डिंग पूरे एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह बन गया। जैसे ही एयरपोर्ट बनने की खबर फैली, हमारी जगह जिसका नाम पीसविल था, वो अब कभी शांत नहीं रह सकती थी। अचानक से कंपनसेशन का पैसा, नए अपार्टमेंट्स और आने वाली नई जिंदगी शहर का हमेशा का टॉपिक बन गया। रिलोकेशन ऑफिस के लोगों वाली सफेद वैन्स शहर की कच्ची सड़कों पर आने जाने लगी। टेप मेजर और नोटबुक लिए हुए वर्कर्स घर घर जाकर माप ले रहे थे और नेगोशिएटिंग कर रहे थे। मेरे पापा का घर शहर के बिल्कुल ईस्टर्न एज पर था, एक पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग जो काफी सालों पुरानी थी। मेरे पेरेंट्स के जल्दी गुजर जाने के बाद मैं अकेला ही यहाँ रहता था। पहले दिन रिलोकेशन वैन मेरे दरवाजे के पास से बिना रुके निकल गई। मुझे लगा उन्होंने वेस्ट एंड से नापना शुरू किया होगा। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। पहले हफ्ते पड़ोसी आंट ली की फैमिली का एग्रीमेंट हो गया। सुनने में आया था कि उन्हें काफी अच्छा पैसा मिला है। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। जब भी कही होगा है ना, मैं बस सर हिलाता और स्माइल कर देता। पहले महीने ईस्टर्न पार्ट के घरों ने भी एक के बाद एक साइन करना शुरू कर दिया। जल्दी ही शहर की हर दीवार पर लाल रंग से डेमोलिश लिखा हुआ आ गया। सिर्फ मेरी दीवार ग्रे, धूल भरी और बिल्कुल साफ रह गई। मेरा दिल डर से जोर जोर धड़कने लगा। 2 महीने और गुजर गए। शहर की ज्यादातर फैमिलीज पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर एक अजीब सा डर मेरे दिल में फैलने लगा। तो मैं टाउन गवर्नमेंट के पास चला गया। मैं टाउन मेयर जैंग डाक्शियन से मिला। वो फोन पर बिजी था। जब उसने मुझे दरवाजा खोलते हुए देखा तो उसने बस इरिटेशन से अपनी पलकें उठाई। क्या है? मैं आगे बढ़ा और पूछा, मेयर जैन, मैं एयरपोर्ट डेमोलिशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारा घर इसमें शामिल क्यों नहीं है? ये सुनकर उसने धीरे से फोन नीचे रखा और फिर उसने अपने ड्रॉअर से एक बहुत बड़ा प्लानिंग मैप निकाला। उस पर इशारा करते हुए बोला, खुद देख लो। मैं देखने के लिए आगे झुका। मेरा दिल बैठ गया। प्लानिंग मैप पर लाइन डेमोलिशन लाइन मेरे घर के दीवार के किनारे को एक तेज ब्लेड की तरह काट रही थी और मेरी छोटी सी बिल्डिंग एक भूले हुए आइलैंड की तरह रेड लाइन के बाहर अकेली छूट गई थी। मैंने उस लाल लाइन को घूर कर देखा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई गलती हुई है? दूसरी तरफ जैंग की टोन बिल्कुल ठंडी थी। उसमें जरा सा भी हमदर्दी नहीं थी। कोई गलती नहीं हुई है, प्लान ऐसे ही डिसाइड हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। पर पूरा शहर क्यों तोड़ा जा रहा है? सिर्फ हमारा घर ही क्यों छूट गया? जैंग की आवाज अचानक तेज हो गई, जिसमें एक ऑफिशियल की अनक्वेश्चनेबल पावर झलक रही थी। मैंने तुम्हें बताया ना, इस प्लान में एक्सपर्ट्स का डिसीजन था। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हें समझ आ गया ना? मेरी एक मीटिंग है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये कहकर वो सीधा ऑफिस से बाहर चला गया। जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, मैं सीधा आंट ली से टकराया, जो मूवर्स को डायरेक्ट कर रही थी। वो लोग एक एक करके फर्नीचर ट्रक पर लोड कर रहे थे। जब उसने देखा कि मैं कितना खोया खोया लग रहा था, तो एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। वो बोली और पूछने लगी, क्वीन पूछने गया था क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे चुपचाप देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़े। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारे घर की लोकेशन ट्रिकी है। वो लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं और तुम्हारा घर बिल्कुल किनारे पर है। ये कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करता, पर इसको तोड़ने का मतलब होगा कंपनसेशन देना, जो कि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तभी एक और पड़ोसी आगे झुका और ताना मारते हुए बोला, खैर अब से पूरा शहर में सिर्फ तुम अकेले होगे, जो जिंदगी भर उस टूटे फूटे घर में फंसे रहोगे, एयरपोर्ट से घिरे हुए। वहां का शोर तुम्हें पागल कर देगा। आंट ली और जोर से हंसने लगी, बीच में बोलते हुए, सही कहा तुमने, जबकि हम सब शहर के नए अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाएंगे और एक्विंग सिर्फ एयरप्लेन का एग्जॉस्ट सूंघता रह जाएगा। उसकी वो चुभने वाली हंसी मेरे कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी, पर मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने बस धीरे से अपना सर उठाया और उस छोटी सी बिल्डिंग को शांति से घूरा जो मेरे साथ बड़ी हुई थी। आखिर में मूविंग ट्रक आवाज करते हुए चला गया। मैं खाली सड़क पर खड़ा था, अपना फोन निकाला और डायल किया। हेलो सुवान, मैं एक्विंग बोल रहा हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट फीमेल आवाज आई। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अक्विंग? अचानक मेरा ख्याल कैसे आया? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला,
मुझे तुमसे लोन के बारे में पूछना था। सुवान और मैं बचपन के दोस्त थे। उसने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ा था और अब शहर के एक बैंक में क्लाइंट मैनेजर का काम करती थी। सुवान ने सरप्राइज होते हुए पूछा, लोन? अक्विंग, क्या हुआ? मैंने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं अपनी फैमिली के पुराने घर को रेनोवेट करना चाहता हूँ। सुवान और कंफ्यूज होगी, पूछने लगी, रेनोवेट? मैंने सुना तुम्हारा शहर एक एयरपोर्ट बना रहा है, सबको रिलोकेट किया जाना है ना? मैंने थोड़े लफ्जों में सिचुएशन समझाई। मेरा घर डेमोलिशन जोन के अंदर नहीं आता। फोन की दूसरी तरफ एक पल की शांति छा गई। सुवान की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? प्लानिंग मैप इतना कोइंसिडेंटल कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली को बाईपास कर दे? मैंने शांति से उसे कहा, ये कोइंसिडेंस है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुवान बोलती रही, तो फिर तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? बस उस पुराने घर को पकड़कर बैठे रहोगे? मैंने बाहर खाली जमीन की तरफ देखा और एक एक शब्द पे जोर देकर जवाब दिया, नहीं, मैं इसको तोड़कर दोबारा बनाऊंगा। ये सुनने के बाद सुवान काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, अक्विंग, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? ये कोई छोटी रकम नहीं होगी। मैंने फर्म होकर उसे जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने उसे जवाब दिया, मेरे पास पेरेंट्स की छोड़ी हुई, पिछले सालों में काम करके बचाई हुई 2 लाख की सेविंग है। मैं 3 लाख और उधार लेना चाहता हूँ। टोटल 5 लाख होते हैं। ये नंबर सुनकर फोन की दूसरी तरफ सुवान की सांस अटक गई। 5 लाख? अक्विंग, पागल हो गए हो तुम बस अपने लिए एक घर दोबारा बना रहे हो, इसमें इतना खर्चा कैसे आ सकता है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं जो बना रहा हूँ वो एक आम घर नहीं है। मेरी निगाहें दूर आने वाले एयरपोर्ट के बहुत बड़े आउटलाइन पर टिकी थी। वो जगह लोगों की भीड़ से भरी होगी, अनलिमिटेड बिजनेस ट्रैवलर्स आएंगे और मेरा घर एयरपोर्ट के सबसे करीब एक अकेली प्राइवेट बिल्डिंग होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है नए एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में एक होटल खोलने के बारे में? ये कैसा रहेगा? ये सुनकर सुवान अपनी जगह पर जम गई। वो हमेशा से शार्प थी और तुरंत मेरा इरादा समझ गई। उसने एक्सक्लेम किया, होटल? तुम एक होटल खोलना चाहते हो? अक्विंग, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टेप ले रहे हो। क्या तुम्हें पता है इसको कैसे चलाते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई कनेक्शंस हैं? इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उसकी फिक्र को देखते हुए मैंने उससे वापस पूछा, रिस्क बड़ा है, पर उस बेकार पुराने घर को पकड़े रखना और प्लेन्स के शोर में उसके धीरे धीरे सड़ने का वेट करना, इन दोनों में से ज्यादा डरावना क्या है? मेरी बातें सुनने के बाद सुवान ने बहुत फिक्र वाले चेहरे के साथ आवाज उठाई, पर 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तुम्हारे पुराने घर को कोलैटरल रखकर वैल्यूएशन शायद काफी ना हो और तुम्हारे पास इनकम का कोई भी प्रूफ नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे बीच में टोक दिया, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक प्रोफेशनल हो, मेरी मदद करो ये देखने में कि क्या इसका कोई रास्ता है। असल में मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अपनी किस्मत बदलने का मेरे पास यही एक मौका है। सुवान ने एक लंबी सांस ली और बोली, अक्विंग, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। जब तुम नहीं बोलते तब सब ठीक लगता है, पर जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो लोगों को डरा कर मार डालते हो। ऐसा करते हैं, कल अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस लेकर आओ। मैं तुम्हारी चीजों को सॉर्ट करने में मदद कर दूंगी और देखते हैं हम किन चैनल्स का यूज कर सकते हैं। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकती, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने एहसानमंदी के साथ कहा, शुक्रिया। माहौल को हल्का करने के लिए सुवान ने एक जोक मारा, अभी थैंक यू मत बोलो। एक बार तुम्हारा होटल बन जाए और चलने लगे तो बस मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री प्रेसिडेंशियल सूट बचा के रखना। उस पर मैंने बहुत सीरियसली जवाब दिया, डील। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी सारी उम्मीदें लेकर शहर जाने वाली पहली बस में चढ़ गया। जैसे ही हम मिले, सुवान ने मेरे डॉक्यूमेंट्स पर मार्क करना शुरू कर दिया। अनगिनत फोन कॉल्स किए और मुझे कई अलग अलग ऑफिसेज में ले गई। बैंक के रिव्यू स्टाफ ने जब मेरी प्रॉपर्टी डीड देखी, जिस पर रेड लाइन के बाहर मार्क किया गया था, तो उन सभी की आंखों में एक्सट्रीम डिसबिलीव था। एयरपोर्ट से घिरी एक आइलैंड जैसी जगह पर लोन देना उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की था। मैंने अपना बिजनेस प्लान उन्हें बार बार समझाया, पर जब उन्होंने इस शांत थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड नौजवान को देखा तो उनकी आंखें शक से भरी हुई थी। उस दौरान ऐसे बहुत से वक्त आए जब मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। शुक्र है सुवान मेरे पास खड़ी मुझे इनकरेज करती रही। उसने ना सिर्फ मेरे बिजनेस प्लान को परफेक्ट करने में मेरी मदद की, बल्कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि बैंक स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। यहाँ तक कि उसने अपने खुद के कनेक्शंस का यूज करके ब्रांच मैनेजर को खाने पर भी बाहर बुलाया। एक हफ्ते बाद, ठीक उस वक्त जब मैं निराशा के बिल्कुल पॉइंट पर था, सुवान का मुझे फोन आया। फोन की दूसरी तरफ उसकी आवाज में थकान थी, पर उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अक्विंग अप्रूव हो गया है। ये सुनते ही मैं एक्साइट होकर पूछे बिना नहीं रह सका।
सच में? उसने खुशी से। होटल में हर रोज इंग्रेडिएंट्स की बहुत बड़ी मात्रा कंज्यूम होती है और एक बार सप्लाई चेन टूट जाए तो हमें 2 दिन के अंदर बंद करना पड़ेगा। दोपहर तक खाने की कमी के असर दिखना शुरू हो गया। कई वर्कर्स कुछ स्पेसिफिक डिशेस ऑर्डर करना चाहते थे पर वो ऑर्डर नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पकाने वाला कोई था ही नहीं। हालांकि उन सब ने अंडरस्टैंडिंग दिखाई पर मैं उनकी आंखों में निराशा देख सकता था। ये देखकर मैं परेशान हो गया तो मैंने तुरंत डायरेक्टर क्विन को कॉल किया और उन्हें सिचुएशन समझाई। डायरेक्टर क्विन फोन पर गुस्से से भड़क उठे। बदतमीजी है ये पूरी तरह से बकवास है। ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के नॉर्मल ऑपरेशन को साबोटाज करना हुआ। वो तुरंत टाउन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए मान गए पर 1 घंटे बाद उन्होंने कॉल वापस किया और बेबसी से बोले, क्विन, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बातों बातों में बड़ा अच्छा लिप सर्विस किया। कह रहे थे कि वो इसे तुरंत ठीक कर देंगे पर वो अभी भी हर जगह बैरिकेड्स लगा रहे हैं। ये लोकल प्रोटेक्शनिज्म है। ये उनका इंटरनल चेन ऑफ इंटरेस्ट है। हम हेडक्वार्टर्स हैं। हमारे पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। ये लोग हमारे साथ गंदा खेल खेल रहे हैं। ऐसा लगता है दूसरों पर भरोसा करना अनरिलायबल है। मुझे खुद ही आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना होगा। मैंने तुरंत सुवान का नंबर डायल किया। सुवान, मेरा एक काम करो। जो सिटी होलसेल मार्केट के कॉन्टैक्ट्स तुमने मुझे पहले दिए थे, क्या वो अभी भी हैं? सुवान ने तुरंत पूछा। हाँ, लेकिन क्यों? क्या हुआ? कुछ सेकंड्स की शांति के बाद सुवान ने कमेंट किया, ये तो बेरहमी है। वो तुम्हें कोने में धकेलने की कोशिश कर रहा है। अक्विंग, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? शहर से सोर्सिंग करना काफी दूर पड़ेगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएंगी और तुम्हारे पास गाड़ी भी तो नहीं है। मैंने उसे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर क्विन से आने वाली सब्सिडी इसके लिए यूज की जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अपनी सप्लाई सोर्स पर अपना कंट्रोल चाहता हूँ। मैं अब और किसी के हाथों अपना गला नहीं घुटवाना चाहता। सुवान की आवाज में एक अप्रूवल थी। क्या हिम्मत की बात है। अब ये कुछ ऐसी चीज है जो करने लायक है। ये मुझ पर छोड़ दो। मेरा यूज्ड कार बिजनेस में एक क्लाइंट है। मैं उसे तुम्हारे लिए पेपर वर्क के साथ एक स्टर्डी रिलायबल छोटा ट्रक ढूंढने को कहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए पैसे हैंडल कर लूंगी। रही बात होलसेल मार्केट की, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी ताकि तुम्हें सबसे बेस्ट होलसेल प्राइस मिले। अक्विंग, बस ये याद रखना, एनिंग टाउन बस एक छोटा सा तालाब है। बड़ा पैसा कमाने का मतलब है एक तालाब में बड़ी मछली बन जाना। पर जैसे ही तुम इस तालाब से बाहर निकलते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहती। तुम्हें जो करने की जरूरत है वो है इस तालाब के पार नदी और समुद्र में अपनी जड़ें जमाना। सुवान की बातों ने मुझे पूरी तरह से एनलाइटन कर दिया। मैं यही एनिंग टाउन की जमीन पर उससे लड़ने में अटका हुआ था पर मैं भूल गया था कि मैं सिंपली उसको बाईपास करके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जा सकता हूँ। 2 दिन बाद मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर एक हाफ यूज्ड ब्लू रंग का छोटा ट्रक आकर रुका। सुवान खुद इसको ड्राइव करके लाई थी और चाबियां मेरे हाथ में थमा दी। तुम्हारे पास ड्राइवर्स लाइसेंस तो है ना? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। कॉलेज के टाइम पर मिल गया था पर मैंने काफी दिनों से गाड़ी नहीं चलाई है। सुवान ने मुझे तसल्ली दी। कोई बात नहीं, ये ट्रक बहुत टफ है, जैसे मर्जी चलाओ। फिर उसने पीछे का हिस्सा खोला। कार्गो बेड पूरी तरह से भरा हुआ था। सुवान ने स्माइल करा और मुझे कहा, मैं आते वक्त रास्ते में होलसेल मार्केट से तुम्हारे लिए पहला बैच उठा लाई थी। एक नजर डालो और सामान चेक कर लो। उस वक्त फ्रेश इंग्रेडिएंट से भरे ट्रक को देखकर और सुवान को देखकर जो साफ तौर पर सीधा अपने ट्रिप से थकी हारी आई थी, मेरी नाक में थोड़ा तीखा सा महसूस हुआ और मेरा गला भर आया। मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया। सुवान ने जल्दी से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, ठीक है, इतने सेंटिमेंटल मत हो, जल्दी से सामान उतारो। वर्कर्स अभी भी खाने का वेट कर रहे हैं। जब तुम्हारे होटल खुल जाए तो बस मेरे लिए कुछ प्रेसिडेंशियल सूट्स बचा कर रख देना। उस रात गैस स्टेशन पर खाना पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। जब वर्कर्स को पता चला कि मैं खुद ये डिशेस शहर से दर्जनों किलोमीटर दूर से ड्राइव करके लाया हूँ तो सभी शॉक रह गए। फोरमैन जियांग एक कटोरी शराब पकड़े हुए मेरे पास आया। उनका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल था। बॉस, 3 लाख युआन फंड्स 1 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएंगे। मैंने हमारे बैंक मैनेजर से एक वादा किया और तुम्हारे प्रोजेक्ट को इस साल के इनिशिएटिव एक इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुश किया है। मैं उस पर यकीन कर पाऊं इससे पहले मैं काफी देर तक फोन पकड़े बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मेरे आंसू बिना बताए निकल आए। मैंने एहसानमंदी से कहा, सुवान, थैंक यू। सुवान हंसी और बोली, सिली, तो मुझे थैंक यू किस बात के लिए बोल रहे हो? फिर मैंने वादा किया, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें ट्रीट पर ले जाऊंगा। पर सुवान ने हंसकर कहा, खाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जल्दी से अपना होटल बनवा लो। मैं उस प्रेसिडेंशियल सूट में ठहरने का वेट कर रही हूँ। कॉल कट करने के बाद मैं खिड़की की तरफ गया और बाहर बन रहे उस बहुत बड़े एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट को देखा जो पहले ही शुरू हो चुका था। 1 हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, आपके अकाउंट में 3 लाख युआन क्रेडिट कर दिए गए हैं।
उस लंबी सी जीरोस की लाइंस को घूरते हुए मैं एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। टोटल 5 लाख। ये न सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स थी बल्कि मेरा पूरा जुआ था। मैंने अपने दिल में खुद से कहा, अक्विंग, तुम्हारे पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, सिर्फ जीतना है, हार नहीं सकते। पैसे मिलने के अगले दिन मैंने तुरंत शहर के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म से कांटेक्ट किया और टाउन की सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन टीम को हायर किया। कंस्ट्रक्शन टीम के फोरमैन का सरनेम शियाओ था। वो एक सीधी बात करने वाला आदमी था। मेरी फैमिली का पुराना घर देखकर वो अपना सर खुजाए बिना नहीं रह पाया। अक्विंग, क्या तुम सच में इस घर को तोड़ने वाले हो, रीबिल्ड करना चाहते हो? फोरमैन शियाओ पूछने लग गया। तुम इसको क्या बनाने का प्लान कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आगे चलकर ये पूरा एरिया एयरपोर्ट बन जाएगा। यहाँ एक आम घर बनाना रहने के हिसाब से आरामदायक नहीं होगा। तभी मैंने एक ब्लूप्रिंट निकाला और कहा, अंकल शियाओ, आप टेंशन मत लीजिए। ब्लूप्रिंट किसी प्रोफेशनल ने पहले ही डिजाइन कर लिया है जिसे मैंने हायर किया था। जब फोरमैन शियाओ ने ब्लूप्रिंट देखा, उन्होंने बस एक नजर उस पर डाली और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ओह माय गुडनेस, 4 फ्लोर्स, साथ में एक बेसमेंट और एक व्यूइंग टेरेस। क्या तुम कोई छोटा वेस्टर्न स्टाइल हाउस बनाने का प्लान कर रहे हो? ये सुनकर मैंने शांति से जवाब दिया, वेस्टर्न स्टाइल हाउस नहीं, ये एक होटल है। फोरमैन शियाओ तुरंत शॉक में आ गया। उनके पीछे खड़े वर्कर्स भी दंग रह गए। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ हफ्ते पहले बैंक स्टाफ का था। फोरमैन शियाओ डाउट के साथ पूछे बिना नहीं रह पाए, अक्विंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस जगह पर जिसके आगे ना कोई गाँव है और पीछे ना कोई खेत, वहाँ एक होटल खोल रहे हो? मैंने दूर धूल से भरे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ इशारा किया और कहा, फ्यूचर में ये ऐसी जगह नहीं होगी जिसके आगे गांव ना हो और पीछे खेत। देखना, वो जगह एनिंग टाउन की सबसे जिंदा जगह बन जाएगी। फोरमैन शियाओ ने मेरी दृढ़ आंखों में देखा और चुप हो गया। फिर उन्होंने काफी देर तक ब्लूप्रिंट को घूर कर देखा। उसके बाद अपना सर उठाकर मेरे घर की लोकेशन देखी और उनका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा। फिर उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और एकदम समझते हुए बोले, मैं समझ गया अक्विंग, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। फोरमैन शियाओ ने एक्साइट होकर आगे बोला, बाकी सबको लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक डेड एंड है, पर अगर तुम सच में ये होटल बना लेते हो तो ये सोने की खान बन जाएगी। प्लेन से उतरने वाले लोग थके हारे होंगे, कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें जल्दी से आराम करने की जगह मिल जाए। तुम्हारा होटल सबसे पहली चीज होगी जो वो आंखें खोलते ही देखेंगे, है ना? मैं थोड़ा सरप्राइज था कि अंकल शियाओ इतनी जल्दी मेरा आइडिया समझ गए, तो मैंने पूछा, अंकल शियाओ, क्या आप ये काम लेने के लिए तैयार हैं? अंकल शियाओ ने तुरंत अपना सीने पर जोर से मुक्का मारा और खुशी खुशी मान गए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग जॉब क्यों नहीं लूंगा? ऐसा काम तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो, जैसे ब्लूप्रिंट्स ड्रॉ किए गए हैं मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसको दिखने में शानदार, सॉलिड और मजबूत बनाऊंगा। बुलडोजर आंगन में घुस आया। उस दिन वहाँ बहुत हंगामा हुआ। कुछ पड़ोसी जो अभी तक वहाँ से गए नहीं थे, वो तमाशा देखने आ गए। जब उन्होंने बुलडोजर के लोहे के हाथ के नीचे मेरे बचपन की यादों से भरा उस झोंपड़े को आवाज के साथ गिरते हुए देखा, तो वो लोग शौक से चिल्ला पड़े, इस लड़के का तो पूरी तरह दिमाग खराब हो गया है, इसने ऐसे ही एक अच्छा भला घर तोड़ दिया। ये खुद को समझता क्या है? मैंने सुना है ये बहुत सारा पैसा लाया है, ये यहाँ पर एक फैंसी वेस्टर्न स्टाइल घर बनाने वाला है। आंटली ये सब देखकर अपने हाथ क्रॉस करके ताना मारने लगी। फैंसी घर बनाएगा? मुझे लगता है इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और उड़ाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार ये बन गया तो ये अकेले इतने बड़े घर में रहेगा। क्या तुम्हें रात को डर नहीं लगेगा? आसपास के लोगों ने भी हामी भरी। सही कहा, आसपास तो कोई भी पड़ोसी नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे किसी कब्रिस्तान में रह रहा हो। मुझे लगता है ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग के खिलाफ ऐसे जा रहा है। क्या इसको लगता है इसका कोई भला होने वाला है? मैंने इस सारी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। प्रॉब्लम है, उस रिस्पेक्ट नहीं किया, बस मलबे के ढेर के सामने खड़ा रहा। इस हंगामे ने टाउन मेयर जैंग को अलर्ट कर दिया। वो अपनी कार में बैठा विंडो नीचे करके मुझे दूर से देख रहा था। शायद उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आने के बजाय इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दूंगा। फिर जैंग ने कार विंडो से जोर से चिल्लाया। मैं आगे गया और पूछा, कोई प्रॉब्लम है? उसकी आवाज में मुझ पर इल्जाम लगाने वाली टोन थी। तुम घर रेनोवेट क्यों कर रहे हो? उसने आगे पूछा। क्या तुम्हें रेनोवेशन के लिए पूरे घर को तोड़ने की जरूरत पड़ गई? ये रीबिल्डिंग है। क्या तुमने अप्रूवल पेपर वर्क लिया? मैंने लिया है मेयर जैंग, मैंने जवाब दिया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने सारे प्रोसीजर्स इतने अच्छे से पूरे कर लिए होंगे। उसका चेहरा बुरा बन गया। उसने डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस फेंक दिए। उसकी आवाज में धमकी थी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कोई ऐसी हरकत मत करना। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एक मेजर प्रोजेक्ट है। अगर तुमने कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाली या इलीगल बिल्डिंग बनाई
तो मुझे बुरा बनने पर ब्लेम मत करना। मैंने ध्यान से डॉक्यूमेंट्स वापस रखे और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कानून और रेगुलेशन की हदों में है। मैं किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई और भी मुझे बड़ा पैसा कमाने से ना रोके। उसने शायद कभी मेरा इतना टफ एटीट्यूड नहीं देखा था। आखिर में उसने जोर से एक नाक चढ़ी आवाज निकाली, विंडो ऊपर की और गाड़ी भगा ले गया। मुझे पता था कि वो आज मुझे वार्न करने आया था और मुझे टेस्ट करने भी। उसके आने वाले दिनों में मैं प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहता था। जल्दी ही बिल्डिंग का फ्रेमवर्क खाली जमीन से ऊपर उठने लगा, जो दिन ब दिन ऊपर की तरफ बढ़ता दिख रहा था। पहले महीने में फाउंडेशन और बेसमेंट पूरे हो गए, दूसरे महीने में मेन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आखिर में जब 4th फ्लोर की छत पर कंक्रीट का आखिरी ट्रक खाली किया गया, अंकल श्याओ ने एक्साइटमेंट में पटाखों की एक लड़ी जलाई। मैं ताजी बनी नंगी छत पर खड़ा था, अपने पैरों के नीचे की जमीन को देख रहा था। आसपास देखने पर दूर बन रहे एयरपोर्ट का आउटलाइन अब क्लियर हो रहा था। दिन ब दिन मेरा होटल और फ्यूचर एयरपोर्ट जैसे एक साइलेंट कंपटीशन में लगे थे, ये देखने के लिए कि कौन दुनिया के सामने जल्दी तैयार होता है। ठीक इस दिन मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर डिजाइनर के साथ एक्सटीरियर वॉल के मटेरियल्स डिस्कस कर रहा था। तभी लॉ एनफोर्समेंट व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय जोर की आवाज के साथ आकर रुका। दरवाजे खुले और अलग अलग डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म पहने 1 दर्जन से ज्यादा लोग बाहर आए। उनका लीडर एक मिडिल एज आदमी था और जैंग उसके पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुश्किल से दिखने वाली मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। मिडिल एज आदमी ने सख्ती से पूछा कि यहाँ इंचार्ज कौन है। मैं आगे गया और बोला, मैं हूँ। उसने अपने क्रेडेंशियल्स मेरे सामने लहराए और बोला, हम एक जॉइंट लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं। हमें सिटीजन से कंप्लेंट मिली है कि यहाँ सीरियस इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेजर सेफ्टी हैजर्ड्स हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने ये सुना। मुझे पता था मुसीबत आने वाली है। जैंग बिना कुछ बोले खड़ा था, पर उसकी मजा लेने वाली आंखें सब बयां कर रही थी। उन्हें फेस करते हुए मैंने शांति से जवाब दिया, हमारे सारे प्रोसीजर्स लीगल हैं और कंस्ट्रक्शन पूरी तरह नेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करता है। ये लीगल है या नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है। चेक कीजिए, पूरी तरह चेक कीजिए, एक भी कोना मत छोड़िएगा। उसके पीछे खड़े लोग तुरंत फैल गए और मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर घुस गए। कुछ ने फायर सेफ्टी इंस्पेक्ट की, कुछ ने नॉइस लेवल मेजर किए, कुछ ने हवा के सैंपल लिए, कुछ ने हमारे कंस्ट्रक्शन लॉग्स पलट कर देखे। फोरमैन एंड वर्कर्स दंग थे। वो आगे बढ़कर बहस करना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। उन्हें चेक करने दो, क्योंकि मुझे अपने दिल में पता था कि ये जैंग का बदला है। जितना ज्यादा ऐसा वक्त आता है, मुझे उतना ही पैनिक नहीं करना चाहिए। पूरी दोपहर मेरा काम पूरी तरह रुका रहा, जिस दौरान एक के बाद एक कई हरासमेंट्स आए। यहाँ रिवर्स स्पेसिंग ठीक नहीं लग रही, मेजरिंग टेप लाओ, तुम्हारा डस्ट कंट्रोल मेजर इनएडिक्वेट है, हम फाइन लगाने वाले हैं। कैंटीन का हाइजीन परमिट कहाँ है, निकालो इसको, मुझे देखने दो। जैंग बार बार मिडिल एज आदमी के कान में कुछ फुसफुसाने आगे आता था। फिर वो दोनों मेरी तरफ एक गंदे इरादे वाली नजर डालते और मैं पूरी तरह चुपचाप रहता, सिर्फ अपने फोन का यूज करके उनकी हर हरकत और हर इंसान का चेहरा क्लियर रिकॉर्ड करता रहा, जब तक कि सूरज ढलने को नहीं आया। उन्होंने तकरीबन पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को उलट पुलट कर दिया था। आखिर में वो मिडिल एज आदमी के पास जमा हुए, जो समरी बना रहा था। पूरी दोपहर हमारी डिटेल इंस्पेक्शन के बाद तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट बेसिकली स्टैंडर्ड्स मीट करती है। साफ था कि उसको ये शब्द बोलने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। मेरा दिल आखिरकार शांत हो गया, क्योंकि जब से मैंने होटल बनाने का डिसाइड किया था, तब से मुझे पता था मैंने हर एक छोटी डिटेल को परफेक्ट किया था। मैंने सबसे बेस्ट सुपरविजन कंपनी हायर की थी। मैंने बिल्डिंग मटेरियल्स के हर बैच के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगा था। कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप ब्लूप्रिंट को पूरी तरह फॉलो करता था। मेरा गोल एक ऐसी बिल्डिंग बनाना था जिसमें कोई कमी ना निकल सके। जैंग का चेहरा बहुत बुरा बन गया था। साफ था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जैसा एक लड़का अपने कामों में इतना फ्लॉलेस हो सकता है। फिर मिडिल एज आदमी ने अपनी टोन बदली, पर ये ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है, जो कि एक की प्रोजेक्ट है। ये एक स्पेशल केस है। ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ गलत ना हो, हमने ये फैसला किया है कि हम तुम्हें 1 हफ्ते के लिए काम रोकने का ऑर्डर दे रहे हैं, रिसर्टिफिकेशन और एक कॉम्प्रिहेंशन सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए। अंकल शियाओ ने सबसे पहले चिल्लाया और वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। किस बुनियाद पर? हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम काम क्यों रोकें? तुरंत मिडिल एज आदमी ने सख्त चेहरा बनाया और बोला, ये एक ऑर्डर है, अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारा कंस्ट्रक्शन परमिट कैंसिल कर देंगे। हालांकि उसके चिपचिपे और एरोगेंट चेहरे को देखते हुए मैं अचानक हंसने लगा। स्टेशन मास्टर, मेरे पास म्युनिसिपल हाउसिंग
और अर्बन रूरल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो, फायर डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो के सारे लीडर्स के फोन नंबर्स हैं। मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो अपने एक दोस्त को भेज भी दिया है। वो प्रोविंशियल मीडिया के लिए काम करता है। क्या होगा अगर मैं उन्हें एग्जैक्टली बता दूं कि आज दोपहर क्या हुआ? वो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं बस एक आम इंसान हूँ जो अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई पावर नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। ये बेकार सा तरीका ही आखिरी चीज है जो मेरे पास खुद को डिफेंड करने के लिए बची है। ये सुनकर उसके चेहरे की हंसी तुरंत जम गई। उसने शौक में मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं, एक अनाथ जिसे वो कमजोर और सताने में आसान समझता था, अपने पास एक ऐसी चाल बचाकर रखूंगा। उस पल मिडिल एज्ड आदमी को भी टेंशन फील हुई। वो भागा हुआ टाउन मेयर जैंग के पास गया और पूछा, अब इसको देखिए। जैंग ने मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरा और दांत पीसते हुए बोला, इसे बनाते रहने दो। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े अपनी कार में बैठ गया और अपनी उस सो कॉल्ड इन्फोर्समेंट टीम के साथ बेशर्मी से वहां से निकल गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पार्टी सेक्रेटरी और वर्कर्स सबने मुझे थम्स अप दिया, मेरी तारीफ की। अक्विंग, तुम कमाल के हो। पर सिर्फ मुझे पता था कि मैंने जो भी कहा वो आधा सच था और आधा झूठ। मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया था, पर मीडिया फ्रेंड वाली बात मैंने झूठ बनाई थी। मैं एक जुआ खेल रहा था, ये बेट लगाते हुए कि जैंग गिल्टी था और आगे और मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा, और मैं ये बेट जीत गया। पर मुझे ये भी पता था कि वो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो मैंने दूर शहर की रोशनी की तरफ देखा और अपना फोन निकाला। हेलो सुआन। सुआन ने जब दोपहर की बात सुनी तो वो काफी देर तक चुप रही। तब मैंने टेनेटिवली पूछा, हेलो सुआन, तुम अभी भी वही हो ना? उसकी आवाज थकी हुई पर बहुत शांत लग रही थी। देखो, अभी पैनिक मत करो, मैंने जवाब दिया। मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सुआन ने दूसरी तरफ से एनालाइज किया। अगर तुम उसके टर्फ में आमने सामने लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होना तय है। हमें एक अलग अप्रोच चाहिए। मैंने तुरंत पूछा, कैसा अप्रोच? आर्ट ऑफ वॉर कहती है, बैटल में ऑर्थोडॉक्स के साथ एंगेज करो और अनकन्वेंशनल तरीके से जीतो। तुम्हारे पास अब सारे जरूरी प्रोसीजर्स हैं, लीगल और कंप्लाइंट। इसलिए डैक्सियन बड़ा पैसा बनाता है। वो तुम्हारी गलती निकालना चाहता था पर निकाल नहीं पाया, तो उसने गंदे ट्रिक्स अपनाना शुरू कर दिया। हमें जो करने की जरूरत है वो एक ऐसी सरप्राइज मूव चलनी है जहां उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो। मैंने शांति से सुआन का एनालिसिस सुना। इसने धीरे धीरे मेरे कंफ्यूज्ड ख्यालों को साफ कर दिया। तो मैंने पूछा कि ये सरप्राइज मूव क्या थी? सुआन ने एक एक शब्द ठहर के बोला, वो एयरपोर्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वही एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। मैं उसकी बातों से दंग रह गया। वो आगे बोलती गई, तुम्हारे होटल की फ्यूचर की कोर कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? ये इसकी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन है। ये एयरपोर्ट से इसका 0 डिस्टेंस होना है। तो अब से तुम एनिंग टाउन की इस छोटी सी जमीन पर ध्यान नहीं दे सकते, और उससे भी बढ़कर तुम जैंग जैसे जोकर को घूरते नहीं रह सकते। तुम्हें अपना विजन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लेवल तक बड़ा करना होगा। तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टीम तुम्हें अपना एक हिस्सा समझे। सुआन की बात एक बिजली की तरह थी जिसने पलक झपकते ही मेरी आंखों के आगे छाए हुए कोहरे को चीर दिया। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि जैंग क्यों मुझे बिना किसी रोक टोक के बुली कर रहा था। ये एग्जैक्टली इसीलिए है क्योंकि उसकी आंखों में मैं बस एक पावरलेस इंसान हूँ। पर अगर मैं खुद को उस बहुत बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ जोड़ लूँ और बड़ा पैसा कमाऊं, तो कोई भी जो मेरे खिलाफ आना चाहेगा उसको 2 बार सोचना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि खुद को इससे कैसे जोड़ा जाए? मैंने थोड़ी परेशानी में कहा। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोविंशियल और म्युनिसिपल दोनों लेवल पर एक की प्रोजेक्ट है। जो लोग इंचार्ज हैं वो सब हाई रैंकिंग है। मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकता। ये सुनकर सुआन हंस पड़ी। किसने कहा तुम्हें सीधे बड़े बॉसी से कांटेक्ट करना है? आक्विंग, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा एडवांटेज क्या है? मैंने कंफ्यूजन में पूछा। मेरा एडवांटेज? सुआन ने तुरंत समझाया। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट अब पूरे एनिंग टाउन में एक लौती जगह है जहां भारी गिनती में वर्कर्स जमा होते हैं। एयरपोर्ट साइट पर कितने वर्कर्स हैं? जरूर हजारों में होंगे, है ना? उनके खाने का क्या? उनके रहने का क्या? उनके रोज के खर्चों का क्या? जहां तक मुझे पता है कंस्ट्रक्शन डेडलाइन पूरी करने के लिए उन्होंने क्लोज्ड मैनेजमेंट सिस्टम इन्फोर्स किया है। वर्कर्स की जिंदगी वाकई में काफी डल और बहुत इनकन्वीनियंट है, जबकि तुम उनके बिल्कुल बगल में हो। ये सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ गया और मैंने जल्दी से पूछा, तुम्हारा मतलब है मुझे उनके साथ बिजनेस करना चाहिए? सुआन की आवाज में एक एक्साइटमेंट थी। ये सिर्फ बिजनेस करने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे सबसे अच्छा मौका है एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में घुसने का। तुम अपनी करंट कंस्ट्रक्शन साइट
का यूज करके एक छोटा सा टेम्पररी लिविंग सर्विस एरिया सेटअप कर सकते हो। एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर, एक फूड स्टॉल, एक ओपन एयर सिनेमा। इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं होगी, पर ये तुरंत एयरपोर्ट वर्कर्स की जरूरतों को पूरा करेगा। तुम उन्हें सामान नहीं दे रहे हो, तुम उन्हें सहूलियत दे रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो। जब ये हजारों वर्कर्स तुम्हारे इस काइंडनेस को याद रखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन लीडर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वो तुम्हें एक विजनरी, जिम्मेदार पार्टनर मानेंगे, कोई ऐसा जो उनके बैकग्राउंड को शांत रखने और उनकी टेंशन खत्म करने में मदद कर सके। तब तक तुम्हारा होटल सिर्फ एक अकेली बिल्डिंग नहीं रहेगा, बल्कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक सपोर्टिंग सर्विस सेंटर बन जाएगा, जिससे बहुत पैसा आएगा। क्या उसके बाद वो तुम्हारे पीछे आने की हिम्मत करेगा? क्या वो पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करने की हिम्मत करेगा? ये सुनने के बाद मैंने फोन को कस के पकड़ लिया। एक्साइटमेंट के मारे मैं कांप रहा था और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। सुहान, तुम एक जीनियस हो, सुहान ने स्माइल के साथ कहा। मैं जीनियस नहीं हूँ, तुमने मुझे इंस्पायर किया। जो इंसान एयरपोर्ट के बगल में होटल बनाने का सोच सकता है, वो खुद बेवकूफ नहीं हो सकता। सुहान ने आगे एक रिमाइंडर दिया, तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि डैक्सियन अपना अगला मूव चले। हमारी सरप्राइज स्ट्रेटेजी लागू कर दो। मैंने जल्दी से पूछा कि मुझे क्या करना होगा। सुहान ने सजेस्ट किया, जाओ अंकल श्याओ से मिलो, उनके पास अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं एक टेम्पररी शेल्टर खड़ा करने के लिए। फूड स्टॉल खोलना उनके लिए बच्चों का खेल है। सप्लाई के लिए तुम सीधा शहर में होलसेल मार्केट से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ फोन नंबर्स दे दूंगी, वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं, रिलायबल हैं। सबसे जरूरी चीज है फेयर प्राइस। चीजें साफ और हाइजीनिक होनी चाहिए। जो हमें चाहिए वो बड़ा प्रॉफिट नहीं, लोगों का दिल जीतना है। फोन कटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी का हर एक सेल एक्टिवेट हो गया है। पहले की थकान और कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गई है और उसकी जगह एक नई फाइटिंग स्पिरिट और होप ने ले ली है। मैं उसी रात अंकल श्याओ से मिला। मैंने उन्हें अपना आइडिया बताया। सुनने के बाद अंकल श्याओ ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और तारीफ की। ये एक बहुत शानदार आइडिया है। मुझे कब से उन एयरपोर्ट वाले भाइयों पर तरस आता था। रोज कैफेटेरिया में खाना खाते थे, उनका मुंह फीका पड़ चुका है। चलो एक फूड स्टॉल लगाते हैं, कुछ बियर और स्क्यूअर्स ले आएंगे, वो लोग खुश हो जाएंगे। अंकल श्याओ ने अपने सीने पर थपथपाया और प्रॉमिस किया, अक्विंग तुम आराम से बैठो, ये मुझ पर छोड़ दो। कल मैं लोगों को लाकर तुम्हारे लिए साइट लेवल करवा दूंगा। गारंटी है 3 दिन के अंदर खुल जाएगा। सच में टाउन मेयर की सोच से परे ये काम तेजी से शुरू हुआ। 3 दिन बाद स्टील पाइप्स और कलर्ड स्टील टाइल से बना एक बहुत बड़ा कच्चा फूड कोर्ट शेप लेने लगा। मैंने इसे एक नाम दिया, गैस स्टेशन। ये वर्कर्स को रिफ्यूल करने और खुद को रिफ्यूल करने के लिए था। उसी दौरान जैंग डैक्शियन के लोग चुपके से हम पर नजर रखे हुए थे। ये देखकर कि हम होटल नहीं बना रहे थे बल्कि शेड्स खड़े कर रहे थे, वो सब कंफ्यूज थे। जल्दी ही गैस स्टेशन फूड स्टॉल की ओपनिंग के दिन मैंने एक छोटी सी सेरेमनी रखी। मैंने लाल पेपर पर कुछ बड़े अक्षर लिखे, उन्हें एंट्रेंस पर चिपका दिया। ओपनिंग के पहले 3 दिन सारे डिशेस और ड्रिंक्स हाफ प्राइस में। मैंने अंकल श्याओ से कुछ वर्कर्स को भी भेजा ताकि वो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर जाकर फ्लायर्स बांट आए। शाम को आसमान पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट खत्म होने की बेल बजी। हजारों वर्कर्स गेट से किसी लहर की तरह बाहर आए। उनमें से ज्यादातर धूल में सने हुए थे और उनके चेहरे थके हुए थे। जब उन्होंने हमारी जगह पर रोशनी जगमगाती देखी और हवा में ग्रिल्ड मीट और स्टिर फ्राई की महक सूंघी तो वो सब वहीं रुक गए। किसी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वो कौन सी जगह है, इतनी रौनक क्यों है? खाने की जगह लग रही है, जिसे गैस स्टेशन जैसा कुछ कहा जा रहा है। किसी ने सजेस्ट किया, चलो पास चलकर देखते हैं। पहला कस्टमर एक नौजवान लड़का था जो बहुत ही यंग लग रहा था और जिसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। बॉस, क्या सच में यहाँ सब हाफ प्राइस में है? मैंने स्माइल करके जवाब दिया, सच में। उसने ऑर्डर किया, तो मुझे ट्वाइस कुक्ड पॉर्क राइस का एक बाउल दे दीजिए, 2 एक्स्ट्रा एग्स के साथ। अभी आया। मैंने उसे खुद बनाया, सबसे तेज टाइम में। मैं एक भाप निकालता हुआ भरा हुआ चावल का बाउल जिस पर जनरसली पॉर्क डाला था उसके पास लाया। नौजवान ने ट्वाइस कुक्ड पॉर्क के उस पहाड़ को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। जल्दी ही दूसरे और तीसरे कस्टमर्स भी आ गए। आधे घंटे बाद पूरा गैस स्टेशन लोगों से खचाखच भर गया। वो लोग छोटे ग्रुप्स में बैठ गए, कुछ साइड डिशेस और बियर की केसेस ऑर्डर करते हुए। कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरे दिन जो इमोशन दबाए गए थे वो अल्कोहल और अच्छे खाने के मिलने पर पूरी तरह से बाहर आने लगे। जो रात पहले बिल्कुल खाली और मुर्दे जैसी थी वो इस वाइब्रेंट जिंदा आवाज से पूरी तरह जगमगा उठी। अंकल श्याओ और उनके वर्कर्स भी एक टेबल पर बैठे थे और पीते पीते उनके चेहरे लाल हो गए थे। मेरे प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल रहा। अगले कुछ दिनों तक गैस स्टेशन का बिजनेस और भी हॉट होता चला गया, एकदम जबरदस्त। ये बहुत पॉपुलर गैस स्टेशन वर्कर्स की अकेली राहत और जन्नत बन गया था। उनकी इस
बोरिंग लाइफ में कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना खा रहे वर्कर्स ने कुछ गुंडों को देखा जो कि गैस स्टेशन पर आकर तमाशा कर रहे थे और फ्राउन किया। साफ था वो समझ सकते थे कि ये लोग यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए थे। जैंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। तो तुम बॉस हो? हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ प्रोटेक्शन मनी यानी हफ्ता लेने आए हैं। उसने 5 उंगलियां उठाई और बोला, अगर तुम्हें एनिंग टाउन में बिजनेस करना है तो तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे, हर महीने इतना। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, बगल वाले टेबल से एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक खड़ा हो गया। ये आदमी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉन्ट्रैक्टर था। इनका सर नेम जियांग था। ये तकरीबन रोज मेरे यहाँ खाने आते थे। फोरमैन जियांग ने भारी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो जो यहाँ आकर ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हो? जैंग चोंग ने तिरछी नजर से उसे नफरत के साथ देखा। और तुम खुद को क्या समझते हो? बड़ों का बिजनेस है, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना मैं तेरा भी इंतजाम कर दूंगा। फोरमैन जियांग ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कुछ और नहीं कहा, उसकी बजाय उसने टेबल से एक खाली बियर बॉटल उठाई और उसे हल्के से दबाया। एक तेज चटक आवाज के साथ कांच की बोतल उसके हाथ में अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। ये देखकर जैंग चोंग और उसके चमचों के चेहरे पर हंसी जम गई। फिर हर तरफ से लोग खड़े होने लगे, दर्जनों उतने ही मजबूत वर्कर्स। उनमें से कुछ के हाथों में बियर बॉटल्स थी, जबकि दूसरों ने स्टूल्स पकड़ लिए। उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और चुपचाप जैंग चोंग और उसके आदमियों को घेर लिया। ये वर्कर्स देश के कोने कोने से आए थे और उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर बरसों पसीना बहाया था। हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनमें भाईचारा का एक सबसे सिंपल रूल था। अब क्योंकि मैंने उन्हें सस्ता स्वादिष्ट खाना दिया था, तो वो नेचुरली मेरे लिए खड़े होने को तैयार थे। जैंग चोंग और उसके लोग आमतौर पर टाउन के सीधे साधे लोगों को परेशान करते थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इसीलिए जैंग चोंग ने झूठी अकड़ दिखाते हुए चिल्लाया, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? मैं बता दूं, मेरे चाचा जैंग डाक्शियन हैं। फोरमैन जियांग ने नफरत से थूका और फिर बोला, जैंग डाक्शियन तेरा चाचा है? तो फिर तेरा बाप कौन है? भगवान! इससे पहले कि हम तुझे निकालें, खुद यहाँ से दफा हो जा। जैंग चोंग ने कुछ और धमकियां देने की कोशिश की, पर अपने आसपास भीड़ बढ़ती देखकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। तो वो और उसके चमचे लड़खड़ाते हुए, भागो यहाँ से, चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। भीड़ में सब हंसने लगे। मैंने जैंग चोंग और उसके आदमियों को दुम दबाकर भागते हुए देखा, फिर उन वर्कर्स को देखा जिन्होंने अपने आप आगे आकर मुझे डिफेंड किया। मेरे दिल में गर्माहट सी दौड़ गई, तो मैं चलकर आगे गया और फोरमैन जियांग और सभी मास्टर्स के आगे डीपली बाउ किया। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। फोरमैन जियांग ने बड़ा दिल दिखाते हुए हाथ हिलाया और बोला, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हम बस उन कमीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो बॉस फू आप जैसे इंसान को परेशान करें। अब से आपकी ये जगह हमारे प्रोटेक्शन में है। अगर कोई भी आपसे पंगा लेने आए तो वो हम हजारों भाइयों से पंगा लेगा। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के सभी लोगों ने हामी भरते हुए चीयर किया। सही कहा, हम हजारों भाइयों से पंगा लेगा। उस वक्त मैं भीड़ के बीच खड़ा था, उन सीधे और सच्चे चेहरों को देख रहा था और मुझे जो शुक्रगुजारी महसूस हो रही थी, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और दूर से जैंग डाक्शियन अपने ही भतीजे को इतनी बेइज्जती से भागते जाते देख रहा था, गुस्से से कांप रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि चीजें धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं और मैं एक अनाथ, जिसे उसने कभी सीरियसली नहीं लिया था, उसके इतने बड़े पंख निकल आए हैं जो उसकी सोच से भी ज्यादा मजबूत थे। उसी वक्त थोड़ी ही दूर मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर पूरा हो चुका था और बाहर के डेकोरेशन का वेट कर रहा था। सच कहूँ तो मैंने पहले ही इसका नाम डिसाइड कर लिया था, क्लाउड होटल। मैंने चुपचाप ये कसम खाई कि जो कोई भी मुझे नीचे नजर से देखता था, उसके पास जमीन से मुझे ऊपर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जैंग चोंग और उसके आदमियों के जलील होकर भाग जाने के बाद गैस स्टेशन का माहौल पहले से भी ज्यादा पीक पर पहुंच गया। फोरमैन जियांग ने नोटों की एक गड्डी टेबल पर पटकी और मुझसे कहा, बॉस फू, अगर तुम हम मजदूरों को नीचा नहीं समझते तो ये पैसे वापस रख लो। हमने तुम्हारी मदद की है, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम जैसा नौजवान उन लोगों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। आखिर में मैं उन्हें मना नहीं पाया, तो मुझे वो पैसे रखने पड़े। पर मुझे अपने दिल में पता था कि मैंने जो हासिल किया है वो इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। जो मैंने सच में हासिल किया था वो लोगों का भरोसा था। ये खबर जल्दी ही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर के कानों तक पहुंच गई। शुरू में वो नर्वस थे, हजारों
हजारों वर्कर्स एक अनकंट्रोल्ड प्राइवेट साइट पर जमा हो रहे थे। उनकी नजरों में ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क लग रहा था। सुना है हेडक्वार्टर्स ने उस रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। किसी ने प्रपोज किया कि मेरे होटल को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और सभी वर्कर्स को जबरदस्ती सील्ड कंस्ट्रक्शन साइट में वापस भेज दिया जाए। इस प्रपोजल का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत कड़ी विरोध किया। अगर हम उन्हें जबरदस्ती बंद कर देंगे तो ये सिर्फ उनका गुस्सा और प्रेशर बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल कुछ बड़ा कलेश हो जाएगा। लंबी बहस के बाद एक कॉम्प्रोमाइज निकाला गया। इसे एक खतरा मानने के बजाय क्यों ना इसे एक कंट्रोलेबल पार्टनर बना लिया जाए। जल्दी ही एनिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर के नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी मेरे वर्क साइट के एंट्रेंस पर आकर रुकी। 30 साल का एक आदमी बाहर निकला और सीधा मेरी तरफ आया। उसकी टोन पोलाइट थी। जब उसने पूछा क्या बॉस अक्विंग है, मैंने उसे सावधानी से देखा और जवाब दिया मैं हूँ। उसने अपना इंट्रो देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर क्विन हे है। मैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया, पर आखिर में मैं उसके साथ गैस स्टेशन की एक खाली टेबल पर बैठ गया। मैं उसके लिए एक कप हर्बल टी डाली और डायरेक्टर क्विन से पूछा आपका यहाँ आना कैसे हुआ? डॉक्टर क्विन ने स्माइल किया। उसकी स्माइल जेंटल थी जब वो बोला बॉस फू नर्वस मत होइए, मैं आज यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक बिजनेस डील करने आया हूँ। मैं उसकी बातों से दंग रह गया और वापस पूछा एक डील? डॉक्टर क्विन ने अपने ग्लासेस ठीक किए और सीधा जवाब दिया हाँ, हमारी हेडक्वार्टर्स ने अच्छे से सोच विचार करने के बाद सबकी सहमति से ये माना है कि आपकी गैस स्टेशन ने हमारी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ठीक से आगे बढ़ने में एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने वर्कर्स को रिलैक्स करने के लिए इतनी अच्छी जगह दी है। इस दौरान मैं पूरी तरह हैरान था। मैंने शुरू में सोचा था कि वो लोग आज नहीं तो कल परेशानी ही खड़ी करने आएंगे। फिर डॉक्टर क्विन ने अपने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकाला और बोला हम आपके साथ एक फॉर्मल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हमारी हेडक्वार्टर्स ऑफिशियली आपके गैस स्टेशन को एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का नंबर 1 लिविंग सर्विस जोन बनाने का ऑथराइजेशन देगी। हम आपको एक ऑफिशियल प्लेग देंगे और साथ ही एक मंथली सब्सिडी भी देंगे। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने पूछा क्या रिक्वेस्ट है? डॉक्टर क्विन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सच्चाई से भरी थी और बोला फूड सेफ्टी इंश्योर करें, प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करें ताकि वर्कर्स आराम से खाना खा सकें और उसे एंजॉय कर सकें। बॉस फू, हमें पता है कि आपकी करंट प्राइसिंग में ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रॉफिट बचता है। हम आपको एक सब्सिडी दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसको लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। आपने हमारे होम फ्रंट को स्टेबलाइज करने में मदद की है ताकि हम फ्रंट लाइन बनाने पर फोकस कर सकें। उस पल मैंने टेबल पर रखे एग्रीमेंट को देखा। उस पर लिखे कॉर्पोरेशन शब्द को देखते हुए मेरी आंखें अचानक थोड़ी नम हो गई। सुवान की स्ट्रेटेजी, उस सरप्राइज चाल ने आखिर जीत हासिल कर ली थी। आखिर में ये ऐसे पूरा हुआ जिसका मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ना सिर्फ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का साथी बन गया, मैं तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इनसाइडर बन गया था। मैंने तुरंत जवाब दिया मुझे मंजूर है। मैंने पेन उठाया और एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। डॉक्टर क्विन ने खुशी खुशी एग्रीमेंट अंदर रख लिया और बोला बॉस फू, आगे आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। अगर फ्यूचर में हम किसी चीज में हेल्प कर सकें या अगर कोई आपको हरास करने आए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर क्विन को विदा करने के बाद मैंने तुरंत सुवान को कॉल किया और एक्साइटेडली बोला हे सुवान, हमने कर दिखाया। सुवान फोन के दूसरी तरफ से हंसी। मुझे पता था क्विंग, ये याद रखना, जब तुम ऐसी वैल्यू दे सकते हो जिसे दूसरे मना ना कर सके तो तुम एक ऐसे पार्टनर बन जाओगे जिसे सब अपनी साइड करना चाहेंगे, ना कि ऐसी चीटी जिसे कोई भी आसानी से मसल दे। अब से तुम्हारा बैटलफील्ड अपग्रेड हो चुका है। सच में। अगले दिन एक नया ब्लू बोर्ड लगाया गया गैस स्टेशन के सबसे प्रोमिनेंट स्पॉट पर। उस पर बड़े अक्षरों में 2 लाइनें लिखी थी, डेजिग्नेटेड लिविंग सर्विस एरिया फॉर एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट सुपरवाइज्ड बाय द लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द एनिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर्स। ये बोर्ड पुराने जमाने में एक जनरल के बैटल फ्लैग जैसा था। जैसे ही ये लगा गैस स्टेशन का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया। तो वर्कर्स बोर्ड को देखकर और भी सीना तान कर खड़े होते। यहाँ पैसे खर्च करना अब सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं रह गया था, ये अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक वेलफेयर था। अब मेरी पहचान एक आम विवादित बिजनेस ओनर से एक लेजिटिमेट मर्चेंट में बदल चुकी थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जैंग डैक्शियन की सब देखने वाली निगाहें बोर्ड को देखने के बाद काफी हल्की पड़ गई थी। कम से कम आने वाले हफ्ते तक हरासमेंट का कोई नया इंसिडेंट नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट और गैस स्टेशन दोनों ने शांति से एक अनोखा वक्त एंजॉय किया, पर मुझे पता था ये सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है। आखिरकार जैंग डैक्शियन एक ऐसा आदमी नहीं था जो चीजों को ऐसे ही जाने दे, और वही हुआ। एक हफ्ते बाद मुसीबत एक ऐसे तरीके से आई जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उस सुबह पुराना ली, वो ट्रक ड्राइवर जो मुझे पॉक डिलीवर करता था, परेशान चेहरे के साथ मेरे पास आया।
बॉसफू, आई एम सॉरी पर आज मीट शायद ना पहुंच पाए। मेरा दिल बैठ गया। मैंने जल्दी से पूछा कि क्या बात है। मास्टर ली ने पुराने अंदाज में एक सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया, आहाएं भरी और बोला, पूछो ही मत। आज सुबह मैं जल्दी सामान उठाने गया और बीच रास्ते में टाउन की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रोक लिया। उन्होंने कहा मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ और मेरा ट्रक सीज करना चाहते थे और मुझ पर फाइन लगाना चाहते थे, जबकि मेरा ट्रक अपनी कैपेसिटी का आधा भी लोडेड नहीं था। मैंने उनसे बहस की पर उन्होंने कहा कि 10,000 युआन का फाइन लगेगा, वरना वो 1 महीने के लिए ट्रक जब्त कर लेंगे। ये सुनकर मेरा दिल तुरंत बैठ गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये साफ तौर पर ज़ैंग डैक्सियन की नई चाल थी। उसकी अब डायरेक्टली मेरे पीछे आने की हिम्मत नहीं रही, इसीलिए उसने मेरी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ओल्डली बेबसी से आगे बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, आज सुबह सब्जी डिलीवर करने वाले ट्रक्स और तेल अनाज लाने वालों को भी अलग अलग इंटरसेक्शन पर रोका गया। उन्होंने हाइजीन वायलेशन जैसे हर तरह के बहाने बनाए। खैर, ट्रक सीज कर लिए गए और फाइन्स लगाए गए। अब सारे ड्राइवर्स जो हमें टाउन में डिलीवर करते हैं वो तुम्हारी जगह के आसपास से भी डरते हैं। वो सब डरे हुए हैं। क्या कमाल की चाल थी। सप्लाई को सोर्सेज से ही अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत कम लोगों की ऐसी इज्जत की है, पर आपकी सच्चाई के लिए आप मेरे लिए उनमें से एक हैं। हम आपके लिए काम करेंगे। ये गैस स्टेशन हम सबका घर है। जो कोई भी हमारे घर को छूने की हिम्मत करेगा हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर हजारों वर्कर्स ने एक आवाज में चिल्लाया, सबका घर, जो कोई भी हमारे घर को छूने की हिम्मत करेगा हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त मुझे पता चल गया था कि ज़ैंग डैक्सियन का मुझे मेरे पैरों से उखाड़ने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। वो ना सिर्फ मुझे कुचलने में नाकाम रहा बल्कि उसने मुझे इन ईमानदार वर्कर्स के साथ ऐसे बांध दिया था जो रिश्ता अब कब जब से मेरा खुद का ट्रक और इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बन गई, मेरे गैस स्टेशन की पोजीशन पूरी मजबूत हो चुकी थी। मैंने अपनी सारी एनर्जी वापस होटल के कंस्ट्रक्शन पर लगा दी। सुवान ने मेरे लिए जो डिजाइनर ढूंढा था वो सच में बहुत स्किल था। उसने मेरे होटल के लिए एक मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल डिजाइन किया। आसपास बिखरी हुई मेस वाली कंस्ट्रक्शन साइट के बैकग्राउंड में ये ऐसी आर्ट की पीस लग रही थी जिसे किसी फ्यूचर सिटी से एयरलिफ्ट करके जमीन पर रखा हो। साथ ही सुवान का सजेशन पर मैंने सिगरेट्स, स्नैक्स और डेली जरूरत की चीजें बेचने वाला एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला। इसके अलावा मैंने लॉन्ड्री सर्विसेज देने के लिए कई वॉशिंग मशीन्स खरीदी। अब तक मेरा गैस स्टेशन एक फुल्ली फंक्शनल माइक्रो कम्युनिटी बन चुका था जिसने एयरपोर्ट वर्कर्स की सारी टेंशन को परफेक्टली सॉल्व कर दिया था। मेरी रेपुटेशन इन वर्कर्स की बातों से पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में फैल गई। हर कोई जानता था कि कंस्ट्रक्शन साइट की बगल में एक नौजवान बॉस है जिसे सब प्यार से फादर कहते हैं। एक दिन मैं गैस स्टेशन पर हिसाब कर रहा था कि तभी डायरेक्टर क्विन अचानक कुछ लोगों के साथ अंदर आए। उनमें लीडर 40s का एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसके पीछे 2 नौजवान नोटबुक और कैमरा पकड़े हुए थे। डायरेक्टर क्विन ने एंथुसियास्टिकली इंट्रोड्यूस किया, बॉस फू, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये चाइना सर्दर्न एयरप्लेन्स के हेडक्वार्टर से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं, मैनेजर चेन मो। मैंने सुना है ये यहाँ एयरपोर्ट के फ्यूचर रूट ऑपरेशन के प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मेरे दिल में हलचल हुई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मैनेजर चेनमो। चेनमो ने मुझसे हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर एक कमर्शियल स्माइल थी। बॉस फू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। डायरेक्टर क्विन पूरे रास्ते आपकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। मैंने जल्दी से मॉडेस्टी से जवाब दिया, मैनेजर चेन, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। फिर वो सीधा पॉइंट पर आ गए। हम अभी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट का चक्कर लगा कर आए हैं और फिर हमने आपकी इस बहुत स्टाइलिश बिल्डिंग को देखा। डायरेक्टर क्विन ने बताया था कि ये एक होटल है जो खुलने वाला है। क्या आप इसके मालिक हैं? मैंने पॉजिटिव तरह से जवाब दिया। हाँ। चेनमो ने एक रिक्वेस्ट की, क्या आप हमें इसका टूर दे सकते हैं? मैंने तुरंत जवाब दिया, बेशक। मैंने अपना लेजर नीचे रखा और उन्हें अपने होटल की तरफ ले गया। पूरे रास्ते चेनमो ने मुझसे कई सवाल पूछे। मेरे जवाब काफी ठहरे हुए और क्लियर थे। जब मैं उन्हें होटल के लॉबी में लाया जो अभी भी बन रही थी, वो सभी दंग रह गए। यहाँ खड़े होकर साफ तौर पर दूर कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही थी जहाँ मेहनत से काम कर रही टावर क्रेन्स की एक के बाद एक लाइंस थी। इमेजिन करना मुश्किल नहीं था कि यहाँ आने वाले फ्यूचर में आप सिल्वर प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखेंगे। इसका विजुअल इम्पैक्ट किसी से कम नहीं था। चेनमो सच्ची तारीफ किए बिना नहीं रह सके। कमाल है बॉस फू, आपका विजन बेहतरीन है। जब बाकी सब डेमोलिशन कंपनसेशन पर फोकस कर रहे थे, आपने फ्यूचर वैल्यू को देखा। उसी दौरान उनके पीछे खड़ा असिस्टेंट नॉन स्टॉप फोटोज और रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर हम रूफटॉप ऑब्जर्वेशन डेक पर गए। यहाँ खड़े होने पर पूरी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट का नजारा दिखता था। चेनमो ने दूर खामोशी से देखा और धीरे से बोला, हर फ्लाइट मिशन के बाद हमारी एयरलाइन के क्रू मेंबर्स को लैंडिंग सिटी में आराम की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट होटल
होटल्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। सेफ्टी, प्राइवेसी और कन्वीनियंस सब कुछ होना जरूरी है। आपके होटल के पास एक अनोखा जियोग्राफिकल एडवांटेज है। ये एयरपोर्ट के सबसे करीब है, यहाँ तक कि हमारे प्लान किए हुए स्टाफ डॉर्मेट्री से भी करीब। फिर उसने अपना सर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। बॉस फू, आपके होटल के खुलने के बाद क्या आप एनिंग एयरपोर्ट पर हमारी चाइना सदर्न एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के लिए डेजिग्नेटेड होटल बनाने में इंटरेस्टेड हैं? ये सुनते ही मेरा दिल अचानक उछल पड़ा। किसी एयरलाइन के साथ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करने का मतलब था कि मेरे होटल खुलने से पहले ही उसके पास सबसे स्टेबल और हाईएस्ट क्वालिटी का कस्टमर बेस होगा। ये बेशक वही था जिसका मैंने सपना देखा था। तो मैंने अपनी अंदर की एक्साइटमेंट को दबाया और जवाब दिया, बेशक मैं इंटरेस्टेड हूँ। चेनमो ने ये सुनकर सेटिस्फेक्शन के साथ सर हिलाया। गुड, जब आपका होटल ऑफिशियली पूरा हो जाएगा हम एक प्रोफेशनल टीम भेजेंगे असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करेंगे। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। संपर्क में रहिएगा। चेनमो और उनके ग्रुप को विदा करने के बाद मैं अकेला रूफटॉप पर हवा महसूस करते हुए खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपना हो। जैसे ही मैं नीचे जाने वाला था, मेरी आंख के कोने ने दूर डर्ट रोड के आखिर में कार पार्क हुई देखी। ये जैंग डैक्शियन की कार थी। वो कार में बैठा था और उसके बगल में कोई और इंसान भी बैठा था। उस वक्त जैंग डैक्शियन मेरे होटल की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहा था। तो मैं शांति से नीचे गया और सुवान को एक मैसेज भेजा, मेरे लिए एक आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर मैंने रूफटॉप से अपना फोन निकालकर जूम इन किया। उन दोनों आदमियों की एक ब्लरी साइड प्रोफाइल फोटो ली और भेजी। साथ में लिखा, ये सूट वाला जो डैंग डैक्शियन के बगल में बैठा है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जितनी डिटेल्ड हो उतनी बेहतर। सुवान ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिप्लाई किया, मिल गया। मुसीबत, मैंने जवाब दिया, शायद इस बार सच में बड़ी मुसीबत है। अपना फोन रखने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर गया और अंकल शियाओ से कहा, अंकल शियाओ मेरा एक काम करिए, किसी को मेरे लिए एक बोर्ड बनाने को कहो, लकड़ी का हाथ से तराशा हुआ सबसे बढ़िया हो। अंकल शियाओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, उस पर क्या लिखा होना चाहिए? तो मैंने एक पेन और पेपर निकाला और एक एक स्ट्रोक के साथ अक्षर लिख दिए, नॉन पेइंग गेस्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिना पैसे दिए मेहमानों का आना मना है। अंकल शियाओ ने उन 8 शब्दों को कुछ देर तक घूरा, फिर मुस्कुराए और बोला, समझ गया, ये कुछ लोगों के लिए नियम बनाने के लिए है। मैं अभी टाउन के सबसे बेस्ट कारपेंटर को ढूंढ कर लाता हूँ। मैं इंश्योर करूंगा कि ये बिल्कुल क्लियर दिखे। 3 दिन बाद रोजवुड के एक ही पीस से बना एक बोर्ड मेरे होटल कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह पर लगाया गया और उस बोर्ड के आते ही सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। गैस स्टेशन पर खाना खाते वक्त वर्कर्स इस पर नजर डालते और फिर समझदारी से मुस्कुराते। साफ तौर पर वो सब समझ चुके थे कि ये बोर्ड किसके लिए था। बेशक डैक्शियन ने भी इसे देखा और बेशक वो जानता था कि नॉन पेइंग गेस्ट का इशारा उसकी और उसके लाए कुछ खास मेहमान की तरफ था। मैं उन्हें सबसे डायरेक्ट तरीके से बता रहा था, मेरे आंगन में तुम्हारी जासूसी का कोई काम नहीं। उस रात सुवान का कॉल आया, अक्विंग। मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम जीबू चोंग है। वो शहर की हायू कैपिटल का बॉस है। उसकी स्पेशलिटी है ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढना जिनमें ह्यूज पोटेंशियल वैल्यू हो पर जिनमें वीकनेसेस या डिस्प्यूट हो, फिर अलग अलग तरीके यूज करके कम दाम पर खरीद लेना, पैकेज करना और बहुत बड़े प्रॉफिट में बेच देना। सालों में उसने ऐसी बहुत सी कंपनीज बर्बाद कर दी हैं। सुवान की हर एक बात ने मेरा दिल और ज्यादा बिठा दिया। मैंने कंफ्यूजन में पूछा, वो जैंग डैक्शियन के साथ कैसे जुड़ गया? सुवान ने तुरंत जवाब दिया, मैंने बिजनेस रजिस्ट्रेशन चेक किया है। जी ब्यू चोंग की इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक पिछले महीने जैंग डैक्शियन के छोटे भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी रजिस्टर की है जिसका नाम एनिंग कॉन्ग गैंग कंपनी लिमिटेड है। और गेस करो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है? ये सुनते ही मेरा दिमाग एक आवाज के साथ ब्लैंक हो गया। मैंने जवाब दिया कि ये मेरा घर था। सुवान की आवाज ठंडी थी, सही कहा, ये तुम्हारे जमीन के टुकड़े का एड्रेस है। सब कुछ साफ हो गया। जैंग डैक्शियन का शुरू से ही मुझे शांति से जीने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे रेड लाइन से इसीलिए निकाला था ताकि वो इस जमीन को अपने की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। तो उसने अपने छोटे भाई को जी ब्यू चोंग के साथ जोड़ा, ये सोचकर कि इस जमीन से वो दोनों अपनी जेबें भर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ होटल बनाकर उनके फायदे के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए वो मुझे भगाने के लिए हर तरीका आजमाना चाहते थे। मेरे होटल को अपना होटल बनाना चाहते थे। वो छोटी मोटी ट्रिक्स पहले बस एपिटाइजर थे। अब असली कैपिटल प्रेडेटर जी ब्यू चोंग खुद मैदान में आ गया था।